हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ। कुछ खटी कुछ मिट्टी। इंसान से प्यार टकराता है तो दिल जोर से धड़कता है। ऐसी ही दिल धड़कने वाली कहानी लेके आई हूँ। कहानी में बहुत सारे सस्पेंस आएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वे सारे सामने आ जाएंगे। कुछ चीजों की वजह से सस्पेंस आएंगे। ये कहानी नैना और मयंक की मोहब्बत की है। इस कहानी में बहुत कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं, इस कहानी को देखते हैं होती है इनकी मोहब्बत मुकम्मल या रह जाती है अधूरी। कहा जाता है मोहब्बत जबरदस्ती नहीं हो सकती, पर ये कहानी में नैना के साथ मयंक जबरदस्ती शादी कर लेता है। नैना किसी से न डरने वाली एक चुलबुली सी लड़की है। उसके घर में दादा एंड दादी, पिताजी, माँ, एक भैया, भाभी, एक भतीजा और एक भतीजी गई जिनसे वो बहुत प्यार करती है। नैना एक रूम में अपने 3 दोस्तों के साथ रहती है। पारुल, प्रियंका, पल्लवी। उसका परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है। वो मुंबई में नई नौकरी की तलाश में आई है। सुबह का समय। नैना, उठ जा, सुबह हो गई है। तुझे याद तो है न आज मेरा इंटरव्यू है। इतना सुनते ही पारुल अचानक से उठकर बोली, तेरा इंटरव्यू? तुझे किसने नौकरी ऑफर कर दी? बोली थी नैना। क्यों, मैं किसी से कम हूँ क्या? नैना ये बात गुस्सा होके। पारुल, ओके यार चल गुस्सा मत हो, बता खा जाना है तुझे? नैना, पापा के कोई बहुत पुराने दोस्त है जो कि मुंबई में ही रहते हैं। उनका नाम रजत राय सिंघानिया है। नैना ने बड़ी मुश्किल से उनका नाम याद करते हुए कहा था, लेकिन रजत राय सिंघानिया का नाम सुनते ही पारुल चौंक गई। पारुल, कहीं तू राय सिंघानिया ग्रुप की तो बात नहीं कर रही? नैना, हाँ शायद, पर तू क्यों चौंक रही है? नैना ने कहा, अरे तो जल्दी तैयार हो जा और ऑफिस जा, ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। तभी फोन की रिंग बजती है। नैना बेपरवाही से फोन उठा लेती है। नैना, हेलो। नैना स्पीकिंग। दूसरी ओर की आवाज सुनकर नैना घबराकर जल्दी से बोली, हाँ पापा नमस्ते। नैना के पापा, नमस्ते, और सब ठीक है? आराम से पहुंच गई? नैना, हाँ पापा सब ठीक है और हम आराम से पहुंच गए। आप सब ठीक है? नैना के पापा, हाँ सब ठीक है, बस यही बताना था तुम्हारा इंटरव्यू कल है। ठीक है, अब रखो फोन। नैना, ओह पिताजी, नमस्ते। नमस्ते, नैना के पापा ने कहा और फोन रख दिया। पारुला, क्या हुआ? नैना, कल जाना है ऑफिस। सोच रही थी कल से कॉलेज भी चलते हैं और यहाँ के अनाथ आश्रम में भी जाना है दुबे जी से मिलने। पारुल, ओके तो आज चलते हैं, मेरी भी छुट्टी है। प्रियंका और पल्लवी तो ऑफिस गए हैं, हम दोनों यहाँ करेंगे भी क्या? नैना और पारुल अनाथ आश्रम के लिए निकल जाती है। पारुल और नैना अनाथ आश्रम पहुंच के दुबे जी से मिलती है। दुबे जी, अरे नैना बिटिया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। नैना, नमस्ते दुबे जी। अरे नमस्ते बिटिया, आओ अंदर आओ, और सब हाल चाल ठीक है? दुबे जी ने कहा। हाँ सब ठीक है, आप कैसे हो? नैना ने कहा। सब बढ़िया है, बस एक दिक्कत है, दुबे जी ने कहा। बिटिया, हम अकेले अनाथ आश्रम चलाते हैं, थक गए हैं। अगर आप थोड़ा समय देती यहाँ पर तो अच्छा होगा। क्यों नहीं दुबे जी, हम आएंगे यहाँ, नैना ने कहा। दुबे जी, ठीक है बिटिया, थोड़ी देर बात करने के बाद। नैना, अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। दुबे जी, ठीक है बिटिया, नमस्ते। नैना और पारुल वहां से आ जाते हैं। तभी नैना का फोन बजता। नैना, हेलो पल्लवी, क्या हुआ? पल्लवी, एक परेशानी हो गई है। नैना, क्या हुआ? पल्लवी, यार आज के दिन मुझे पार्टी प्लानिंग के लिए जाना था, पर ये खड़ूस बॉस इतना सारा काम दे देता है कि पूछो मत। और तू तो पार्टी करना जानती है, तो मेरी जगह तू चली जा, मना मत करना प्लीज प्लीज। क्या यार, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? नैना ने कहा। पल्लवी, तुझे कहाँ जाना है? मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, ओके बाय, वाद से चली जाना। ये बोल के पल्लवी फोन कट कर देती है।
नैना का फोन कट होने के बाद पारुल पूछती है नैना से, क्या हुआ, क्या बोल रही थी पल्लवी? कुछ नहीं, ये पल्लवी मिले तो सिर फोड़ दूं उसका, तू घर जा, मैं देर से आऊंगी, तू परेशान मत होना। इतना कहकर नैना चली गई। नैना, चलो सब कुछ ठीक से हो गया, इतना कहकर वो पीछे मुड़ी तो किसी से टकरा गई। वो गिरने ही वाली होती है कि दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। उसने डर से आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए वो शख्स उसे और उसकी मासूमियत को देखता रह गया और नैना ने अपनी आंखों को अभी भी बंद किया था। वो दोनों एक हालत में थे जहां बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी जो कि नैना ने ही करवाया था। नैना ने अपनी आंखों को खोला तो अपने आप को किसी की बाहों में पाया। वो एक हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग सा लड़का था और ये कोई और नहीं मयंक राय सिंघानिया था। पर नैना इस बात से बेखबर थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और ठीक से खड़ी हो गई। आज पहली बार उसे किसी लड़के ने छुआ था। वो वहां से जाने लगी तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही वो सहम गई। उसने अपनी नजरें आस-पास को देखा तो वहां कोई नहीं था और मयंक उसे एक तक देख रहा था। नैना ने डरते हुए कहा, नैना जी, मेरा हाथ। मयंक ने उसे उसी तरह देखते हुए बोला, हो? नैन ने फिर से कहा, वो मेरा हाथ। मयंक ने जब ये सुना तो उसने नैना का हाथ छोड़ दिया। मयंक, आपको गिरने से बचाया है, थैंक्स तो बनता है। नैना, शुक्रिया। इतना कहकर वो चली गई और मयंक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। नैना घर पहुंच गई। देखा पारुल, पल्लवी, प्रियंका घर पर थी और उसी का इंतजार कर रही थी। पारुल, आ जाओ, सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। पर नैना उस शख्स के बारे में न चाहते हुए भी सोच रही थी। यही हाल मयंक का भी था। एक सुबह का समय, चारों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज से आकर चारों ऑफिस के लिए निकल गई। नैना ऑफिस पहुंच गई थी। वो अंदर गई तभी एक उम्र दराज आदमी उसके पास आए और बोले, नैना बेटी आ गई आप। नैना ने उन्हें देखा और उनके पैर छू लिए। उन्होंने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे बात करने लगे। ये थे रजत राय सिंघानिया। नैना ने कहा, अंकल मेरा इंटरव्यू? रजत जी, इंटरव्यू नहीं बेटा, सीधा नौकरी करो आप। इस बात पे दोनों हंस दिए। ऐसी ही दोनों कुछ बातें करते हैं। उसके बाद नैना भी काम सीखने में लग गई। उसने पार्ट टाइम जॉब किया था। रात का समय 8 बजे। नैना अनाथ आश्रम आकर वहां का काम देख रही थी। वही वृद्ध आश्रम भी था, इसलिए वो वहां भी सब कुछ समझने चली गई। रात के करीब 11 बजे नैना घर पहुंची तो देखा तीनों घर आ गई थी। नैना को देखकर प्रियंका ने कहा, लो मैडम जी आ गई, कितनी देर लगा दी? नैना ने उनको आज का सारे दिन का काम बता दिया। तभी पल्लवी ने कहा, ओह तो मैडम जी जिम्मेदार हो गई है, क्या बात है? नैना, ले लो मजा, जब तक मैं चुप हूँ अगर मेरा मुंह खुला तो चिढ़ा चिढ़ा कर रुला दूंगी तीनों को। पारुल, नैना लगता है तुझे अपना मुंह खोल ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रियंका ने कहा, नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो कुछ और ही समझ लिया। नैना, कोई बात नहीं, मैं भी मजाक ही करूंगी, तू कुछ और मत समझना। पल्लवी ने पारुल से कहा, आज तो ये गई। थोड़ी देर बात करने के बाद सब ने खाना खाया और सोने चली गई। लेकिन नैना जाग रही थी क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो भी सो गई। इसी तरह वो रोज सुबह कॉलेज जाती, उसके बाद ऑफिस से वो आश्रम जाती थी। आश्रम में वो बच्चों को पढ़ाती और बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करती है। 3 महीने बीत चुके थे उसे, या अब वो जिम्मेदार हो गई थी। उसे घर की याद न आए इसलिए वह अपने आप को पूरे दिन व्यस्त रखती थी। अब पूरे आश्रम की जिम्मेदारी नैना के ऊपर आ गई थी। दुबे जी भी नैना के काम से बहुत ज्यादा खुश थे। नैना भी खुश थी कि वो भी अब जिम्मेदार हो गई है और अपने घर
वालों को बड़े फर्क से बता सकती है कि वो भी अब जिम्मेदार बन गई है। वो आज काफी खुश थी। थोड़ी देर बाद नैना बुजुर्गों के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी, पर वो अपने जिंदगी ने आने वाले तूफान से अनजान थी जो सब कुछ बदल कर रख देना वाला था। एक दिन मयंक उस आश्रम आया जहां नैना काम करती थी। आश्रम में उसकी नजर नैना पे पड़ी जो कि अपनी दुनिया में मस्त मिट्टी के बर्तन बना रही थी। आश्रम पहुंचा तो दुबे जी से मुलाकात ही गई। मयंक ने कहा, दुबे, हम चाहते हैं यहाँ वार्षिकोत्सव कल हो, सारी तैयारी कर ले। दुबे जी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा सब सर? इतना सुनते ही मयंक को गुस्सा आ गया। उसने दुबे जी का कॉलर पकड़ के बोला, शायद तू भूल गया है, मुझे न सुनना पसंद नहीं है। नैना दुबे जी को छुड़ाने लगी तो मयंक ने दुबे जी को धक्का देके छोड़ दिया। मयंक, तेरी जगह यही है, जमीन पर मुझे न बोलता है, कल तक सारी तैयारी हो जानी चाहिए। दुबे जी के माथे से खून आने लगा और उनके पैरों में भी चोट लग गई थी और वो अपने होश धीरे धीरे खोने लगे। मयंक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, वो खड़ा मुस्करा रहा था। लेकिन नैना को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उठी और उसने मयंक के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अगले पल ही सन्नाटा छा गया। मयंक आग बबूला हो गया। तुझ जैसी दो कोड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत की मुझ पर साथ उठाया, इसकी औकात मेरे पैरों तले भी नहीं है। नैना, चाचा जी माफी मांगिए। मयंक, हरगिज नहीं। नैना ने एक बार मयंक की ओर देखा और कुणाल से कहा, आप समझदार लग रहे हैं, इन्हें जरा सा समझाइए वरना आज ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे। नैना ने पास से एक पत्थर उठाया और बाहर निकलकर मयंक की गाड़ी पर फेंक दिया, जिससे उसकी गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। नैना, ट्रेलर तो मिल ही गया होगा, ये पत्थर आपके सर पर भी पड़ सकता है। कुणाल ने मयंक के कान में कुछ कहा। उसके बाद मयंक ने गुस्से में नैना की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। नैना, कुछ सुनाई नहीं दिया? किसी को कुछ सुनाई दिया क्या? मयंक, आई एम सॉरी। नैना, हाँ, अब आप कह सकते हैं। नैना ने नौटंकी करते हुए कहा। मयंक और उसके लोग वहां से चले गए। कार में मयंक ने अपने मन में कहा, इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें आज ही दूंगा। दुबे जी ने कहा, इन सब की क्या जरूरत थी? भारत के सबसे अमीर आदमियों में उसकी गिनती की जाती है, पता नहीं उसका अगला कदम क्या होगा। नैना, फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। नैना ने दुबे जी की मरहम पट्टी की। मयंक, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाओ, कुणाल जागने से लेकर सोने तक। कुणाल जी सर। नैना ने बच्चों को पढ़ाया और बूढ़ों लोगों के साथ वक्त बिताया। रात के 11 बजे नैना अकेले सड़क पे जा रही थी। इस समय सड़क खाली थी, वहां आसपास कोई भी नहीं था। तभी उसे मयंक अपने सामने दिखाई दिया। उसने एक बार उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। तभी उसी के सामने मयंक आ गया। नैना दूसरी तरफ से जाने लगी तो भी मयंक आ गया। नैना, क्या कर रहे हैं आप? रास्ता छोड़ दे आप हमारा। मयंक, हमारी मंजिल तो एक ही है, तो रास्ता कैसे छोड़ दूं आपका? नैना, बकवास बंद कीजिए और जाने दीजिए हमें। मयंक, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर? नैना, इसे गुरूर नहीं स्वाभिमान कहते हैं। जिस तरह आज आप बड़े छोटे का लिहाज भूल गए थे, लगते हैं वैसे ही आप गुरूर और स्वाभिमान में अंतर करना भूल गए हैं। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मुझसे जुबान लड़ाने का मतलब जानती हो? अपनी मौत को बुलावा देना। नैना, और हम मौत से डरते नहीं हैं, जब ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो वो बुला लेगा। मयंक, मुंह बंद रखो अपना। नैना, क्यों नहीं रखूंगी अपना मुंह बंद, आप चुपचाप छोड़ दे मुझे। मयंक का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नैना की गर्दन को पकड़ा और जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नैना, शर्म नहीं आपको? किसी लड़की के साथ ऐसा करते हुए चिन आती है? हमें आपसे, आपके साथ जिसकी की भी शादी होगी वो इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की होगी।
इतना सुनते ही मयंक गुस्से में नैना को अपने पास खींचकर बोला, संभल कर रहिएगा, कहीं वो बदकिस्मत आप ही न हो। नैना ने वहां से भागने की कोशिश की पर मयंक की पकड़ उसकी कमर पर बहुत मजबूत थी। नैना ने कहा, आपसे शादी करने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। मयंक, हमें आपकी पसंद से कोई मतलब नहीं, हमें मजबूर मत कीजिए वरना हम आपको हमसे शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। अचानक से उसकी नज़र नैना के हाथ पर जो उसकी पकड़ से जख्मी हो गया था, उसने उसकी आंखों को देखा जो आंसुओं से भर गई थी। न जाने क्या हुआ, मयंक ने उसका हाथ छोड़ दिया, उसे खुद से भी दूर कर दिया। नैना वहां से रोते हुए चली गई और मयंक उसे देखता रहा। मयंक वहीं बेसुध सा खड़ा उसके आंसुओं से भरे चेहरे को याद कर रहा था। नैना घर पहुंची तो अंदर जाने से पहले खुद को ठीक किया और झूठी मुस्कान के साथ अंदर गई तो देखा तीनों परेशान थी। पारुल, नैना तू ठीक तो है न, कहाँ थी अब तक? नैना ने कहा, वो आश्रम में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। पल्लवी, पहले कुछ काम नहीं करती थी और अब रात न हो तो तुम आराम ही न करो। प्रियंका ने खाना लगाते हुए कहा, बस करो अब, उसे कुछ खा लेने दो। सब खाना खाते हैं। नैना ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद वो सबके साथ सोने चली गई। उसे नींद ही नहीं आई और रोते रोते कब सो गई पता हो नहीं चला। सुबह उठी तो उसे बुखार था, भट्टी की तरह तप रहा था उसका बदन। पारुल, नैना आज तू ऑफिस नहीं जाएगी और आश्रम भी नहीं जाएगी और कॉलेज भी नहीं जाएगी, बस तू आराम करेगी पूरे दिन घर पे रहकर। नैना, मैं ठीक हूँ। पल्लवी, दिख रहा है तू कितनी ठीक है, भट्टी की तरह बदन तप रहा है तेरा, और ये तेरे हाथ में चोट कैसे लगी ये बता पहले तू। पल्लवी ने घबराते हुए कहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरा हाथ बहुत ज्यादा कसके पकड़ा हो। नैना को कल रात की सारी बातें याद आ गई, कैसे मयंक ने उसके साथ बदतमीजी की थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर अगले ही पल उसने अपने आंसू छुपा लिए और हकलाते हुए बोली, वो तो मैंने खुद ही अपना हाथ पकड़ लिया था। ये सुनकर तीनों हैरान हो गई। अगले ही पल नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने मन में कहा, ओह मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। उसने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जब हाथ में चोट लगी तो मैंने अपना हाथ पकड़ लिया था। पारुल, पक्का तू कुछ छुपा रही है वरना तू ऐसे बात करते वक्त हकलाती नहीं है। नैना, ऐसा कुछ भी नहीं समझी, अपना दिमाग ज्यादा मत चला इन सब में। प्रियंका, पर तुझे चोट लगी कैसे और तूने रात में क्यों नहीं बताया था कि तुझे चोट लगी है? नैना, वो मैं कल आश्रम के बच्चों के साथ खेल रही थी तो तब लग गई थी, अब कोई दावा तो दो या जासूसी ही करोगी बस। पल्लवी, लो मैं दावा ले आई, इसे लगा भी ले और खा भी ले। नैना, लाओ मैं खा लेती हूँ बस। पल्लवी, खानी नहीं है बस लगानी भी है। नैना, नहीं मैं लगाऊंगी नहीं, बस खा लूंगी, लगाने पे जलेगा बहुत ज्यादा। पारुल और प्रियंका ने नैना को पकड़ते हुए कहा, लगवाना तो तुझे पड़ेगा, जभी तो जल्दी से ठीक होगी तेरी ये चोट। नैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर आखिर में थक के बैठ गई और पल्लवी ने दावा लगा दी जहां पे चोट थी। इन सब के बाद पल्लवी बोली, अब चुपचाप घर पे बैठो, आई बात समझ में? नैना, नहीं मेरा आश्रम जाना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि आश्रम में आज ही वार्षिकोत्सव है। पारुल, पर वो तो अगले हफ्ते था न, तो फिर आज कैसे, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी, और तुझे बुखार भी है। नैना, हाँ अगले हफ्ते ही था, लेकिन जिनका आश्रम है वो आज चाहते हैं वार्षिकोत्सव समारोह। पारुल, वो सब तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी तू कैसे करेगी इतने कम समय में ये सारा काम? नैना, अरे तुम तीनों टेंशन मत लो क्योंकि सारा काम होगा नहीं हो चुका है, मैंने कल सारी तैयारी कर ली थी, जभी मुझे कल आने में देर हो गई थी आने में। पारुल, ओके तो हम तीनों कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, तू आराम कर ले थोड़ी देर। नैना, हाँ जाओ तुम तीनों कॉलेज के लिए। पारुल,
हाँ, जब वहाँ सारा काम हो जाए तो देर से जाना। मयंक का घर। कुणाल, मयंक सर, उस लड़की का नाम नैना उपाध्याय है, उसका घर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर वो अपनी 3 दोस्तों पारुल, प्रियंका, पल्लवी के साथ रेंट पर रूम और थोड़ी सी जगह लेकर रहती है। सर, वो पास के कॉलेज में भी जाती है। इनकी फैमिली भी मारियम वर्ग है। सर, ये किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। कंपनी से आने के बाद वो आश्रम के बच्चों को पढ़ाती है और बुजुर्गों की हेल्प करती है, और वो ये सब काम करती है जो आश्रम में दुबे जी है ना। वो नैना के गांव के है, इसलिए वो आश्रम का काम भी देखती है। मयंक हाथ में शराब का ग्लास लिए हुए ही बोला, और कोई अफेयर या कोई बॉयफ्रेंड है या कोई पहले रह चुका हो? कुणाल, नो सर, ऐसा कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। सर, आपको आश्रम जाना है, सारी तैयारी हो चुकी है। मयंक, सारी तैयारी किसने की इतनी जल्दी? कुणाल, सर, सारी तैयारी कल रात को ही नैना ने कर दी थी। मयंक, ओके, तो फिर चलो। मयंक कुणाल और अपने बॉडीगार्ड के साथ आश्रम जाता है, पर पता नहीं क्यों मयंक की नजर बार बार नैना को ढूंढ रही थी, पर नैना वहां नहीं थी। थोड़ी देर बाद नैना आज ऑफिस भी नहीं गई थी, वो आज सीधे आश्रम आया थी। मयंक ने जब नैना को देखा तो देखता रह गया। नैना ने पीले रंग का फ्रॉक और दुपट्टा लिया था, उसके बाल खुले हुए थे, अपने कंधे और सिर के बीच में फोन टिकाए किसी से बात कर रही थी, और एक हाथ में डायरी पकड़े हुए उसमें आज भाग लेने वाले बच्चों का नाम लिख रही थी। नैना की बड़ी बड़ी आंखें, उसके गोरा चेहरा मयंक ऐसे देख रहा था मानो उसे अपनी आंखों में कैद करना चाहता हो। कुणाल, सर सर, अब हमें प्रोग्राम की ओर चलना चाहिए, सारी तैयारी हो गई है। प्रोग्राम शुरू होके खत्म भी हो गया था, लेकिन उसे नैना उसे कहीं नहीं दिखी। उसके बाद 1 हफ्ते बाद नैना का ऑफिस। रजत जी, नैना बेटा आ गई, आप आइए बैठिए। नैना, जी अंकल, आपने बुलाया? रजत जी, हमारे कंपनी के नए प्रोजेक्ट की जानकारी हमें पब्लिश करनी है, और इसके लिए हम पहले मॉडल रखते थे, पर आज मॉडल आ नहीं सकती, तो हमने सोचा ये काम तुम और आरव साथ में करो, क्योंकि इसके लिए आप दोनों ने ही काफी मेहनत किया है। नैना, लेकिन सर, आई मीन अंकल, में कैसे? रजत जी ने ही बीच में बात काटते हुए कहा, मैं समझ गया, ये राघव आज तक नहीं बदला है ना। रजत जी सारी बातें नैना के पापा को बताई, तो नैना के पापा ने कहा, आपकी बेटी भी है नैना, जब आप चाहते हैं तो मैं कैसे माना कर सकता हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद फोन बंद करके रजत जी ने नैना से कहा, हम पास के एक होटल में चलते हैं, वहीं मीटिंग करेंगे, तुम और आरव दोनों साथ में आ जाना। नैना ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद नैना और आरव ने एक लड़की को समझाते हुए कहा, आप दोनों चेंज कर लीजिए, फिर यह खिड़की के पास खड़े होकर आप दोनों प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स बताएंगे। उसने दोनों को सब कुछ समझा दिया। दोनों चेंज करके आ गए। रजत जी ने कहा, हमें पता है आप दोनों ये शूटिंग अच्छे से खत्म कर लेंगे। ये कहकर वो दूसरी ओर चले गए। नैना सामने एक सोफे पर बैठ के खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इधर मयंक भी उसी होटल में आया था। ये होटल उसी का था, कल वो यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करने वाला था, इसलिए सब कुछ खुद चेक करने आया था। तभी सामने उसकी नज़र एक रूम पे पड़ी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सामने सोफे पर नैना बैठी हुई थी, सब लोग खिड़की के पास थे, इसलिए उसे बस नैना दिख रही थी। तभी उसकी नज़र उसी रूम में खड़े एक लड़के पे पड़ी जो कि आरव था। आरव ने रूम का गेट खुला देखा तो उसने बंद कर दिया। मयंक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो लगातार यही सोच रहा था कि नैना होटल रूम में लड़के के साथ क्या कर रही है, और वो भी अकेले। थोड़ी देर बाद शूटिंग खत्म हुई। नैना और आरव थक गए थे, इसलिए दोनों चेंज करके बाहर आ गए थे।
मयंक अभी भी होटल में था। उसने दोबारा नैना और आरव को साथ देखा और मन में सोचा यानी ये सब मेरा वहम नहीं था। तो दोनों ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। अब वो सब कुछ समझ चुका था और बोला तो तुम भी पैसों पे मरने वाली लड़कियों में से ही हो। वो काफी गुस्से में खड़ा सब कुछ देख रहा था। इधर नैना खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही थी कि तभी आरव अपनी कार लेके आया और बोला चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नैना, नहीं आप जाए मैं चली जाऊंगी। आरव ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठने का इशारा किया तो नैना ने न चाहते हुए भी अंदर बैठ गई। मयंक ये सब कुछ खड़ा देख रहा था और वहां से गुस्से में चला गया। एक हफ्ता बीत चुका था। नैना का रूम। पारुल, नैना अगर तू नहीं जा रही है तो हम जाके क्या करेंगे? प्रियंका, हाँ हम नहीं जाएंगे। पल्लवी, वो ही तो हम तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाएंगे। नैना, तुम लोग जाओ तुम सबको पता है ना पापा नहीं मानेंगे। उन्हें लड़कियों का जायदा घूमना फिरना पसंद नहीं है। वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। पारुल, एक बार कोशिश तो कर। प्रियंका, तू रजत अंकल से बात कर। क्यों आने दिया? पल्लवी, अगर उन्हें लड़कियों का घूमना पसंद नहीं है तो यहाँ। नैना, क्योंकि यह रजत अंकल है। और सच कहूँ तो मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो अपने पति के साथ गोवा में जाऊंगी। उसकी ये बात सुन पारुल बोली तो तुम्हारा मन नहीं है, चुपचाप बोलो ना, परमिशन नहीं मिलेगी। नैना, ओके ओके मैंने तुम तीनों की सारी तैयारी कर दी है तो कुछ भी हो तो जस्ट कॉल मी ओके। पारुल, तू ऐसी क्यों है? नैना, मुझे क्या पता। अभी चलो ज्यादा इमोशनल मत हो। तीनों बस 15 दिन के लिए ही तो जा रहे हो सब। पल्लवी, तुझे अकेला कैसे छोड़ दे हम? नैना, डोंट वरी रजत अंकल है ना और मैंने घर पे भी बता दिया है कि तुम सब गोवा जा रहे हो। चलो अभी बाय एंड टेक केयर गायज। ओके बाय एंड टेक केयर तीनों ने एक साथ कहा और वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद नैना को आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा पता नहीं ये 15 दिन कैसे बीतेंगे। नैना ऑफिस गई तो रजत जी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। नैना वहां गई और बोली क्या हुआ अंकल, क्या आपको मेरा करा हुआ काम पसंद नहीं आया? क्या क्या बात है बताइए मुझे। रजत जी, नैना बेटा वो बात ऐसी है कि आज मैं तुमसे तुम्हारे बॉस की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बेटी की हैसियत से कहना चाहता हूँ। नैना, जी अंकल कहिए क्या बात करनी है आपको? रजत जी, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करो और मेरे घर की बहू बनो। ये रही मेरे बेटे की तस्वीर। रजत जी ने उस फोटो को दिखाते हुए कहा। नैना ने जब उस फोटो को देखा तो उसके होश उड़ गए और वो वही खड़ी कांपने लगी क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं मयंक था जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। नैना, अंकल सॉरी मैं आपको निराश तो नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहां से चली गई और कई दिनों तक ऑफिस नहीं आई। रजत जी ने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इधर मयंक घर आया तो सब परेशान थे। उसने रजत जी से पूछा क्या हुआ पापा? रजत जी, कुछ नहीं बेटा सब ठीक है। मयंक ने पहली बार आपने पापा को इतना ज्यादा परेशान देखा था। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा किसी बात को लेके परेशान हो। रजत जी वहां से उठे और अपने कमरे में आराम करने चले गए। तभी रजत की मां ने कहा मयंक बेटा आप बैठो, मैं आपको सब कुछ बात बता देती हूँ कि क्यों रजत इतना परेशान है। मयंक की मां राधा ने कहा हम सब ने मिलकर आपकी शादी बचपन में ही इनके दोस्त की बेटी नैना से तय कर दी थी। हम सब चाहते हैं वो यहाँ की बहू बने और इस घर को संभले, पर जब इन्होंने नैना से बात की तो उसने मना कर दिया। वो रजत जी के ऑफिस में ही काम करती थी। जब से रजत जी ने इस बारे में बात की है नैना से वो न तो ऑफिस आ रही है और न फोन उठा रही है, इसलिए रजत जी परेशान है। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़ी। हम सब बहुत खुश थे कि नैना तेरी बीवी और हमारे घर की बहू बन के आएगी। कितना इंतजार किया था कि नैना मेरे घर की बहू बने लेकिन सब कुछ खत्म हो गया।
मयंक ने उन्हें चुप कराया और सोने के लिए भेज दिया। उसने मन में कहा, कल आप सब खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। इधर नैना आश्रम से आ गई और घर आके सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धुलने लगी। बाहर आई तो वो शौक हो गई बहुत ज्यादा और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने मयंक है। उसके सामने मयंक उसके बेड पर बैठा था। पहले तो लगा ये उसका भ्रम होगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये फिर आ गए मुझे परेशान करने। तभी उसे लगता है कि ये सब उसका भ्रम नहीं है। उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो मयंक अभी भी पीछे बैठा उसे देख रहा था। नैना ने दुपट्टा नहीं ले रखा था, वो अपना दुपट्टा इधर उधर देखने लगी। तभी मयंक उसका दुपट्टा लिए उसी की तरफ बढ़ रहा था। जब नैना ने ये देखा तो वो जल्दी से आगे बढ़ अपना दुपट्टा उससे लेते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी लड़की के कमरे में बिना परमिशन के नहीं आते हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। मयंक, सुना है हमने कि आपने हमारा रिश्ता ठुकरा दिया है। ऐसा आपने क्यों, क्या जरा बताएंगी आप मुझे? ये बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। नैना ने अपने कदम डर से पीछे खींच लिए और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर दूर रहिए मुझसे। मयंक के वहां होने से वो इतनी सहम गई थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मयंक उसी तरह उसकी पास उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी नैना की नजर बिस्तर पर रखे सम्मान को देखकर कुछ समझ नहीं पाई तो उसने कहा, ये सब क्या है? ये सब क्यों लाए हैं आप? उसके बिस्तर पर शादी का जोड़ा और शगुन का सम्मान रखा था। मयंक, क्या कहा था आपने? किसी लड़की के कमरे में पूछे बिना नहीं आते हैं? ओहो मिस नैना, किसी लड़की के कमरे में नहीं, अपनी होने वाली बीवी के कमरे में आया हूँ। नैना, मिस्टर मयंक राय सिंघानिया, मैं आपको बता दूं कि मैं आपका रिश्ता ठुकरा चुकी हूँ, तो आप जाए यहाँ से वरना। मयंक, वरना क्या? आज मेरी और तुम्हारी शादी है। नैना, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मयंक, मैंने आपसे आपकी मर्जी नहीं पूछी है बल्कि आपको इन्फॉर्म किया है। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें शादी करनी है। नैना, पागल हो गए हैं आप, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मयंक उसकी तरफ बढ़ने लगा तो नैना धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगी। अगले पल नैना दीवार से टकरा गई अब और पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। नैना, दूर रहिए हमसे। इतना सुनते ही मयंक उसके और करीब आके खड़ा हो गया। नैना ने साइड से जाना चाहा तो मयंक ने अपना दीवार पर हाथ रख नैना को रोक दिया। नैना दूसरी तरफ से जाने लगी तो मयंक ने दूसरा हाथ दीवार पर रख दिया। नैना अब उसकी कैद में हो चुकी थी। उसने लंबी सांस ली और हिम्मत कर मयंक को धकेलकर खुद से दूर कर दिया और बोली, आप जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? ओके, आप नहीं जाना चाहते तो मैं खुद चली जाती हूँ। नैना ये बोल के जाने लगी तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ बेड पर गिरा दिया और बोला, बहुत सुन ली तुम्हारी बक बक, अब जाओ और तैयार हो जाओ। नैना ने बेतुका सा बहाना बनाते हुए कहा, मैं ब्राह्मण हूँ और आप क्षत्रिय, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? मयंक उसके भोलेपन को देख मुस्करा दिया। वो बिस्तर से उठ गया। नैना ने राहत की सांस ली और बिस्तर से उठी। तभी मयंक ने अपनी बंदूक निकाली और बोला, जाओ तैयार हो जाओ, और अगर न तैयार होना चाहती हो तो भी बता दो, मैं खुद तुम्हें तैयार कर दूंगा। ये बोल वो शादी का जोड़ा लेकर नैना की तरफ बढ़ने लगा। जब नैना ने यह देख तो शादी का जोड़ा लेकर रोते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद मयंक ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो नैना ने दरवाजे नहीं खोला। कई बार आवाज देने पर आवाज नहीं आई तो उसने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही उसने अंदर झांका तभी उसके सिर पर कोई भारी चीज गिरी और उसका सिर घूम गया। इधर नैना तुरंत बाथरूम से निकलकर बाहर आई और अपना फोन खोजने लगी। उसने देखा कि मयंक को होश आ रहा है तो उसने जल्दी से फोन को खोजा और भागने लगी।
नैना अकेली शादी के जोड़े को पहने सुनी सड़कों पर भाग रही थी। डर से उसके कांप रहे थे वो लहंगा पहने होने की वजह से ठीक से दौड़ भी नहीं पा रही थी। नैना लगातार पुलिस के पास कॉल कर रही थी पर नेटवर्क नहीं था। नैना भागते वक्त बार बार पीछे देख रही थी। नैना पीछे देख रही थी कि वो आगे किसी चीज से टकरा गई। उसने मुड़कर देखा तो ये मयंक था जो गुस्से में उसे देख रहा था। नैना की तो सांस अटक गई। नैना ने दोबारा भागना चाहा लेकिन तभी मयंक ने उसे उठा लिया और वहां से उसे ले जाने लगा। नैना चिकने और छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। वो मयंक को लगातार अपने हाथों से मारे जा रही थी पर मयंक पर कुछ असर नहीं हो रहा था। जैसे उसने तो नैना को अपनी पत्नी बनाने का ठान रखा है। वो नैना को दोबारा वही नैना के रूम में ले आया। नैना ने रूम में देखा तो वहां कुणाल एक पंडित के सिर के पास गन रखा था और पंडित की आंखों पर पट्टी बंधी थी। नैना ने कहा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? हर लड़की को हक है अपना जीवन साथी चुने का। और रही बात उस थप्पड़ की जिसका बदला आप ले चुके हैं, प्लीज छोड़ दे मुझे। तभी मयंक ने नैना के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे तुम्हें मेरी बीवी बनाना है। एक नैना ने मयंक की पकड़ ढीली होते ही भागना चाह पर मयंक ने दोबारा उसे जकड़ लिया और बोला, जान प्यारी है तो चुपचाप बैठ जाओ। नैना, मुझे मार दीजिए या एक ब्लेड दे दीजिए, मैं खुद ही मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। मयंक ने जब ये सुना तो कुणाल की तरफ इशारा किया तो कुणाल ने बेड पर रखा लैपटॉप ऑन कर दिया। मयंक, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। नैना ने ये सुना तो दरवाजे की ओर भागी। तभी उसकी कानों में कुछ आवाजें पड़ी जिसे सुनकर उसके मुंह से चीख निकल गई। नैना, आपकी दुश्मनी हमसे है तो फिर इन बच्चों को बीच में क्यों ला रहे हैं? मयंक ने आश्रम के बच्चों को कैद कर रखा था। उसने कहा, अब चुनना तुम्हें है, खुद को या इन मासूमों को। ये कहते हुए वो हंसने लगा। नैना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मयंक, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम इन मासूमों के साथ रिस्क लेना पसंद करोगी। नैना चुपचाप बैठ गई। पंडित जी आंखों से पट्टी खोल दिया गया। शादी की रस्में शुरू हुई और शादी संपन्न हो गई। नैना अभी भी खामोश थी। मयंक ने जाते हुए कहा, मिस नैना उपाध्याय, ओह सॉरी मिसेज नैना। मयंक राय सिंघनिया, अपने साथ कुछ भी गलत करने का मत सोचना, वरना जो तुम्हारे पूज्य चाचा जी है उन्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। मयंक जा चुका था और नैना को दर्द दे गया था, बहुत सारा दर्द। नैना वही उसी जगह अपने घुटने के बल बैठ गई। वो खामोश थी पर अचानक से उसकी चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। नैना, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों दर्द दे रहे हैं आप हमें? माता रानी, आज आपने साथ दिया तो उस मयंक का, मैं उसे अपना पति कभी नहीं मानूंगी। राक्षस है वो, इंसानियत का नामो निशान भी नहीं है उसमें। उसने आश्रम के उन मासूम बच्चों को किडनैप कर दिया। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने? कितने सहम गए होंगे वो बच्चे। वो तुरंत उठी और बाथरूम में जाकर नहाने लगी। उसने अपने माथे पर लगा सिंदूर मिटाने लगी और गले में पहने मंगलसूत्र को निकलकर फेंक दिया और बेड पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों में सब कुछ घूम घूम रहा था और मयंक का उसे छूना, उसके करीब आना, सब कुछ उसे दर्द दे रहा था। रोते हुए वो दोबारा आकर उस जगह को देखकर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। उसने उस जगह को साफ किया। वो मयंक की किसी भी याद को याद नहीं रखना चाहती थी। सुबह का वक्त। नैना आश्रम के लिए पैदल ही जा रही थी। तभी आरव अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। तभी उसकी नजर नैना पर पड़ी तो उसने गाड़ी रोकी और नैना की ओर चला गया। नैना बस अपने आश्रम के बच्चों को देखना चाहती थी। आरव ने पीछे से नैना को आवाज दी, नैना, अरे सुनो तो, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? अरे बताओ तो सही। नैना बिना जवाब दिए जा रही थी। आरव ने नैना का हाथ पकड़ उसे रोक दिया और अगले ही पल हाथ छोड़कर इसे डालते हुए कहा,
वैसे तो तुम हमेशा आरव भाई चिल्लाती रहती हो, आज मैंने आवाज दी तो मुड़कर भी नहीं देखा, और हाँ ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? नैना ने कहा वो बीमार थी मैं। जब आरव ने ये सुना तो नैना का हाथ पकड़ भूकर चेक करने लगा और बोला तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो इसी वक्त डॉक्टर के पास। नैना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा वहीं से आ रही हूं मैं। आरव, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नैना, नहीं मैं आश्रम जा रही हूँ। आरव, तो मैं भी आश्रम चलता हूँ। नैना ने सोचा वहां का माहौल न जाने कैसा होगा, वहां आरव का जाना ठीक नहीं होगा। नैना, नहीं मैं घर जा रही हूँ। आरव, लेकिन तुम तो आश्रम चलो, कोई न चलते हैं। नैना आरव की कार में आकर बैठ गई। लेकिन वह दूर से दो जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। नैना घर पूछी तो उसने आरव को अंदर आने के लिए कहा, पर आरव बाहर से ही चला गया। नैना अपने रूम में गई, उसने लाइट्स ऑन की, वो अंदर जा ही रही थी तभी रूम का दरवाजा तेजी से खट की आवाज के साथ अचानक से बंद हो गया। नैना ने चौंक कर पीछे देखा तो मयंक दरवाजे पर हाथ रखकर काढ़ा था। तो नैना ने गुस्से में कहा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप अब, और कौन सा दर्द बचा है जो आप देना चाहते हैं? मयंक ने कहा, तुम्हारी मांग खाली क्यों है? और मंगल सूत्र कहा है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद हम फिर से शादी कर रहे हैं, तब मैं पहना दूंगा, और ये मंगल सूत्र यही पड़ा था तो मैं ले जा रहा हूँ, तुम्हें दोबारा पहनाऊंगा सबके सामने और मांग भी भरूंगा। अरे हाँ मैं भूल गया, मैं तो तुमको हमारी शादी की फोटो दिखाने आया हूँ, बताओ कौन सी अच्छी है, वो मुझे न ससुर जी के पास भेजना है। नैना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर तुम मेरी एक शर्त मानो तो, मयंक ने कहा। नैना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मयंक, ओके तो सोचो, जब सबको पता चलेगा कि नैना ने भागकर किसी और से शादी कर ली है, फिर तो तुम अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दोगी। अगर ये सुन तुम्हारे घर में किसी को सदमा लग गया तो ओ हो, और जो समाज में तुम्हारे पापा की बेइज्जती होगी वो अलग, इसलिए मेरी बात मानो और मेरे पापा के पास जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आज रात तक तुम्हें हाँ करना है, वरना तुम जानती हो क्या होगा। ये बोलकर वो चला गया। नैना नीचे बैठ गई, अपने घुटनों को सीने से लगाकर हाथों को जकड़े हुए उन हाथों पर अपना सिर टिका वो रोने लगी। नैना अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। फ्लैशबैक। नैना की माँ गायत्री, सुनते हो जो अपने गांव में मिश्रा जी है ना, उनकी बेटी ने भागकर शादी कर ली, जमाना बड़ा खराब है, ऐसे औलाद न हो तो अच्छा है। नैना के पापा, ऐसी लड़कियों को तो जहर दे देना चाहिए जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल न हो, भला अब समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। नैना, घर पापा, उसने गलत क्या किया, सबको हक है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। नैना के पापा, फालतू बातों को छोड़कर जाकर पढ़ने में मन लगाओ, जीवन साथी चुने के लिए माँ और पापा है, समझी। प्रेजेंट डे। नैना समझ चुकी थी कि उसके घर वाले उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। नैना वहां से उठी और खुद को नॉर्मल किया और ऑफिस के लिए निकल गई। रजत जी का केबिन। रजत जी, देखो बेटी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। नैना, वो अंकल वो क्या है ना, आपने तुरंत शादी की बात पूछ ली तो मैं समझ नहीं पाई क्या कहूँ, तो मैंने हड़बड़ाहट में न कह दिया था एक। राजत जी, तो तुम्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है ना? नैना, मैं क्या कहूँ, जैसा आपको और पापा को ठीक लगे। रजत जी, अब मेरी बहू को आराम करना चाहिए। नैना, बहू पर पापा। रजत जी, वो मान चुका है इस रिश्ते के लिए। नैना को लगा था उसके पापा नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। नैना अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। नैना घर पहुंच के बस रोए जा रही थी।
इधर मयंक घर पूछा तो घर में बहुत चहल पहल थी। उसकी माँ राधा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे शगुन का सामान अब तक नहीं आया, क्या कर रहे हैं आप लोग? और हाँ, शादी के लिए सारे सामान और तोहफे हम यहाँ से ही लेके जाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं ये आप लोग, जल्दी कीजिए, हम यहाँ से आज शाम को ही निकलेंगे। मर्दक ने अपने मन में कहा, मैंने कहा था ना कि कल आप सब लोग खुश होंगे। अरे मयंक आप आ गए, मेरा एक काम कर देंगे प्लीज। मयंक माँ के पास आया और बोला, ये सब क्या है माँ, ये सब सामान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा, नैना ने शादी के लिए हाँ कर दी है, पर एक बात बता नैना, तुझे तो पसंद है ना? मयंक, हाँ माँ, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है पर अब नहीं, और वैसे भी नैना मुझे भी बहुत पसंद है, अब बताइए क्या करना। राधा, आप जाएं और अपनी पैकिंग कर ले। एक मिनट, हमने मयंक की फैमिली के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। आइए आज जान लेते हैं मिस्टर खडूस मयंक राय सिंघानिया की फैमिली के बारे में। मयंक की माँ बहुत अच्छे स्वभाव की महिला है। मयंक के दादा और दादी भी बहुत अच्छे हैं। मयंक के पापा कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं। मयंक की बहन माही, वो भी क्यूट सी और दिल की बहुत अच्छी, जो कि घर में सबसे छोटी है। ओके, तो अब कहानी की ओर चलते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, सब इतने अच्छे हैं तो ये हमारे मयंक साहब इतने खड़ूस कैसे है? राधा, अब हम घर जा रहे हैं तो नैना को भी तो घर जाना होगा, तो आप एक काम करिए, नैना को भी आप ले आइए, वो भी हमारे साथ प्राइवेट प्लेन में चली जाएगी। कहाँ वो अकेली परेशान होंगी को लेने। मयंक ने कहा, ओके, तो मेरी पैकिंग माँ ही कर लेगी, मैं चला। नैना मयंक जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, माही। मयंक भाई वेट, आपको पता है कि भाभी कहाँ रहती है? मयंक, नहीं। माही, तो कहाँ भागे जा रहे हैं आप? मयंक ने कहा, वो मैं पापा के पास जा रहा था पूछने। माही, ओके तो जाइए। मयंक मुंह बनाते हुए चला गया। नैना का घर। नैना, हेलो पापा, नमस्ते, मुझे कुछ बताना था आपको। राघव जी, नमस्ते, तुम गांव चली आओ, आज ही वो तुम्हारी शादी की बात करनी है। मैना, पापा अंकल ने हमसे पूछा तो हमने कह दिया कि वो आपसे बात करे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो। राघव जी, अभी तुम्हें कोई लेने आएगा, तुम पैकिंग कर लो। और हाँ, तुमने ठीक किया, अब हम फोन रखते हैं। नैना, हाँ पापा नमस्ते। राघव जी, नमस्ते। तभी नैना के घर की बेल बजती है। नैना को लगा कि शायद पापा ने किसी को भेजा हो उसे लेने के लिए, इसलिए उसने दरवाजा खोला तो मयंक था। नैना ने देखा दरवाजे पर मयंक है तो उसने दरवाजा बंद करना चाहा, पर मयंक ने दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया। नैना पूरे ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश में थी, पर मयंक के सामने उसकी एक न चली। मयंक जबरदस्ती अंदर आ गया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। नैना, क्यों आए हैं आप ऐसे? कोई किसी लड़की के घर पर आता है क्या? आपको शर्म नहीं आती है ऐसे आते हुए? मयंक, हाँ नहीं आती है शर्म, क्योंकि शायद तुम भूल रही हो, मैं किसी लड़की के घर में नहीं, अपनी पत्नी के पास आया हूँ। नैना खामोश थी। तभी नैना का फोन रिंग हुआ तो दूसरी तरफ से आरव बोल रहा था, हाँ नैना, मैं कॉलेज में हूँ और तुम्हारा एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दिया है। ओके, तो अब आराम से जाना और अपना ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो जस्ट कॉल मी। ओके बाय। नैना, ओके बाय। मयंक ये सब देख रहा था। फोन कटते ही मयंक ने नैना का हाथ पकड़कर कहा, कौन था वो बताओ। नैना, आपसे मतलब, और किसने आपको हक दिया मुझे छूने का? दूर रहिए हमसे। मयंक ने उसके और करीब आते हुए कहा, पति हूं मैं आपका। नैना, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, देखें अभी भी वक्त है, मना कर दे इस रिश्ते से, क्योंकि ना आप खुश रहेंगे ना मैं, और अगर आप मेरी लाइफ खराब करना चाहते हैं तो याद रखें आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगी, इसलिए भूल जाइए सब कुछ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी।
नैना यह सब बोलते हुए रो पड़ी। मयंक ने नैना के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, इतना दर्द मेरे छूने से क्यों नैना? नैना ने कहा, क्योंकि आपका छूना हमें तकलीफ देता है। नैना यह बोल उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। मयंक को और गुस्सा आ गया। मैं अपने नाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गुस्से में बोला, तो किसके छूने से तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? कौन तुम्हारे करीब आता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, बताओ? मयंक के गुस्से में तेजी से बोलने से नैना सहम गई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। मयंक ने नैना के कांपते होठों को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। उसमें नैना की गर्दन को कस कर पकड़ा। नैना दर्द से तड़प उठी। उसने मयंक की बाहों में कसमसाते हुए अपने कांपते होठों से कहा, छोड़े हमें वरना। मयंक, वरना क्या? नैना, हम चिल्लाने लगेंगे। मयंक, तुम्हारे चिकने से यहाँ कोई नहीं आने वाला है। मयंक, दे दे, देखो मुझे छोड़ दो वरना मैं सच में चिल्लाऊंगी। मयंक ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ उसके और करीब आते हुए बोला, चिल्लाओ। नैना ने जैसे ही अपना मुंह खोला तभी मयंक ने उसके होठों पर अपने होठों को जबरदस्ती रख दिया। नैना तो उस सीजन का शान से खड़ी रह गई। मयंक ने नैना से अलग होना चाहा, पर तभी तो उस पल को याद आ गया कि कैसे नैना ने आरव के उसके हाथ पकड़ने से विरोध नहीं किया था, लेकिन उसके छूने पर नैना ने तुरंत उसे रोक दिया था। ये सोच वह और गुस्से में भर गया। उसने नैना पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। नैना कोशिश करती रही पर वह उसकी पकड़ से खुद को आजाद नहीं करा पाई। मयंक ने उसे दीवार से लगाकर उसे किस कर रहा था, पर इसमें प्यार होकर भी प्यार नहीं था। वह एहसास नहीं था जो हर लड़की चाहती है। कुछ देर तक किस करने के बाद मयंक ने उसे छोड़ दिया। नैना को किस करने के बाद मयंक का गुस्सा शांत हो चुका था। उसने अपने होठों पर अंगूठे को फेरते हुए कहा, यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार करूंगा भी तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म से। वैसे यहाँ मुझे मेरे ससुर जी ने भेजा है, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। नैना में अपनी आंसू भरी नजरों से मयंक को देखा और अपना बैग लेकर गाड़ी में बैठ गई। नैना ने मयंक के घर वालों को नमस्ते किया और प्लेन में बैठ गई। नैना ने रास्ते में भर कोई बात नहीं की। नैना कुछ घंटे बाद अपने घर पहुंच चुकी थी। सब बहुत ज्यादा खुश थे। गायत्री जी, कहा था ना मैंने, मेरी बेटी को कोई राजकुमार लेने आएगा। नैना जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अगले दिन मयंक और रजत जी नाना के घर गए तो राघव जी ने कहा, अरे आइए शुक्ला जी। नैना ने यह सुनकर अपनी दादी से कहा, दादी यह शुक्ला जी कौन है? दादी, जे चुप कर छोरी, सारे ससुराल वाले से हैं। नैना, दादी आप राजस्थानी सीरियल देखती है, कोई बात नहीं, पर इस तरह बोलकर आप मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। दादी, थारे पास दिमाग भी है। दादी ने अवधि में कहा। नैना अयोध्या नगरी से कुछ किलोमीटर दूर ही रहती थी और वहां पर अवधि ही बोली जाती थी। नैना, दादी पर वह तो क्षत्रिय है तो शुक्ला कैसे? दादी, ओका है ना, पहले रजत बेटवा अपने गांव के बगल दूसरे गांव में रहते थे। शुक्ला है मुंबई जाकर अपना नाम बदल लिया। अब अंदर जा वरना तेरी बात सुनकर तेरे ससुराल वाले भाग जाएंगे। नैना अंदर चली गई। नैना अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह चीखना चाहती थी, वो भी जोर जोर से। वह किसी से लिपट कर रोना चाहती थी, सब कुछ बता के दिल हल्का करना चाहती थी, पर कोई नहीं था जो उसकी जिसके सुन सके। सब तो उसकी शादी की तैयारियों में बिजी थी। नैना अपनी आंखों से अपनी लाइफ को खराब होते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर वो पल भी आ गया जब नैना की तीनों दोस्त आ चुकी थी। वो सब नैना के कमरे में आई तो नैना कहीं खोई हुई थी। तभी पारुल ने पीछे से उसे गले लगा लिया। नैना तुरंत सहम गई और मुड़कर तुरंत उसे दखा दे दिया। उसकी इस हरकत से सब हैरान थे। नैना ने जब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बात बदलते हुए कहा, आ गई मुझसे मिलने, याद आ गई मेरी? पारुल,
बस एक ही दिन तो लेट हुआ है, उस पर इतना गुस्सा, कुछ नखरे अपने उनके लिए भी बचा लो। नैना मयंक के बारे में सुनकर उदास हो गई और बोली, तुम लोगों की तो शादी तय हो गई है, मैंने कभी कुछ कहा है तुम्हें? पल्लवी, अच्छा तो तुमने कुछ भी नहीं कहा है, हमें आज तक याद दिलाऊं। पारुल, हम कॉलेज भी गए थे एप्लीकेशन सबमिट करने, तूने सबमिट किया? नैना, हाँ आरव गया था सबमिट करने। पारुल ने जब नैना की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। पल्लवी ने देखा तो कहा, क्या हुआ है तुझे, क्यों रो रही है तू? प्रियंका, मैंने पहले ही कहा था कि इसे अकेले नहीं छोड़ते हैं। इतने बड़े शहर में कुछ हुआ था क्या, वहां सब परेशान हो गई थी। नैना ने तुरंत बात बदलते हुए कहा कि मुझे तुम लोगों की बड़ी याद आएगी। पारुल, तो तुम इस वजह से रो रही हो? प्रियंका, चुप करो तुम तीनों, अब नहीं रोएगी तो फिर कब रोएगी? पारुल, तू सबसे छोटी है पर तेरी शादी हमसे भी पहले हो रही है, वह भी इतनी जल्दी। सब बातें करते हुए सो गए, पता ही नहीं चला। मयंक और नैना की शादी पूरी रीति रिवाजों से हुई। नैना के हाथों में मयंक के नाम की मेहंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। नैना की विदाई हुई। नैना अपनी माँ और दोस्तों को छोड़ ही नहीं रही थी। उसकी भाभी ने गले लगाकर शांत किया पर वो खुद रो पड़ी, यह तक कि उसके पापा के आंखों में भी आंसू थे। तभी आरव ने नैना के आंसू पूछे और एक गिफ्ट दिया और धीरे से बोला, इसमें हम सब की यादें हैं बहना, तुम इसे देखकर अपने ससुराल में रोना वरना तुम्हारा काजल बह जाएगा। उसने नैना को चुप कराया। आरव ने और नैना के भैया ने, वंश ने उसे कार में बिठाया। नैना के ससुराल में भी रात भर रस्म होती रही। देर रात माही नैना को उसके कमरे में ले गई। नैना रूम में आई तो देखा मयंक सो रहा था। नैना ने राहत की सांस ली और पास से एक कंबल लिया और सोफे की तरफ बढ़ गई। तभी नैना को मयंक ने पीछे से पकड़ते हुए कहा, बेड वहाँ है। नैना बिल्कुल डर गई और डर से कँपने लगी। नैना, मैं सोफे पर सोऊंगी। मयंक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों इस सोफे पर आराम से सो पाएंगे? नैना, केवल मैं इस सोफे पर आऊंगी, आप जाएं और छोड़े हमें प्लीज, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। मयंक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, आज तो हमारी शादी के बाद पहली रात है, यानी सुहागरात। नैना ने कहा, देखें मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, चुपचाप छोड़ दे हमें वरना। मयंक, वरना चिल्लाओगी, मुझे तुम्हारा मुंह अच्छे से बंद करना आता है। मयंक ने नैना को बेड पर लेटाया और गुड नाइट बोलकर सोफे पर सो गया। नैना रात भर रोती रही और रोते रोते उसे नींद आ गई। अगले दिन मयंक और नैना अयोध्या आए थे। नैना वहां मयंक के साथ घाट पर गई जहां काफी भीड़ थी। माँ घाट की सीढ़ियों से नीचे और सरयू नदी में नहाने लगी। उसने चेंजिंग रूम में चेंज किया, तब तक मयंक भी नहा कर आ चुका था। नैना और मयंक दोनों जल लेकर नागेश्वर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। पीछे मयंक के कुछ आदमी थे। वहां भीड़ तो थी, वहां बाहर शांति नहीं थी पर अंदर उतना ही सुकून था। सबके मन में शंखनाद हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, मंदिर में घंटी बज रही थी। यहाँ नैना को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। दोनों ने पूजा की और अयोध्या घूमने लगे। वहां उन्हें एक पंडित जी मिले। वो नैना को देखते ही पहचान गए। पंडित जी, अरे नैना बिटिया आप। नैना ने उन्हें नमस्ते किया। वह थोड़े बुजुर्ग थे। नैना जी, आप हमें पहचान गए? पंडित जी, नैना बेटियां तुमको नहीं पहचानेंगे हम, वैसे दामाद जी को यहाँ के मंदिर के दर्शन करा दिए। मयंक ने उन्हें नमस्ते किया और तभी मयंक का फोन बजा और वहां से चला गया। नैना जी, बाबा हम मनी पर्वत, राम दरबार, हनुमान गढ़ी और बड़े हनुमान जी के मंदिर पूजा करने गए थे। यहाँ कर दिल को एक अलग सुकून मिलता है। जी बाबा हम चलते हैं, नमस्ते। पंडित जी,
बेटियां बस इस रिश्ते को अच्छे से निभाना, सब ठीक होगा। राम जी का आशीर्वाद तुम दोनों पर हमेशा बना रहेगा। धीरे धीरे सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे मेरी बच्ची। नैना खामोश थी। पंडित जी ने प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव। नैना ने भी सिर हिलाया और मयंक के साथ प्रसाद लेकर घर आ गई। मयंक ने कहा, मुझे आज ही जाना होगा, मेरी मीटिंग है। राधा जी, इतनी जल्दी? ओके, तू नैना को भी साथ ले जा। शाम का वक्त। नैना और मयंक मुंबई पहुंच चुके थे। दोनों घर जा रहे थे। मयंक कार चला रहा था और नैना पास की सीट पर बैठी थी। अचानक से मयंक ने कार को रोक दिया और नैना का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकाल दिया। नैना हैरान थी और सुनसान सड़क पर दोनों खड़े थे। मयंक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम इस रिश्ते से आजाद हो चुकी हो। कुछ दिनों में मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। नैना यह सुनकर हैरान थी। नैना ने कहा, तो शादी क्यों की? जवाब दो, क्यों मेरी जिंदगी खराब की? क्या मिला तुम्हें शादी करके मुझसे? जब मैं तुमसे बोल रही थी मत करो यह शादी, दोनों की जिंदगी खराब होगी। जब तुम्हें शादी करनी थी और अब तुम मुझे तलाक देने की बात कर रहे हो। मयंक, ताकि तुमसे बदला ले सकूं। अब तुम जमाने में एक छोड़ी हुई औरत कहलाई जाओगी, और हाँ, इस बारे में तुम किसी को नहीं बताएगी। नैना ने मयंक के पैर पकड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी जिंदगी खराब मत करो। क्या मिलेगा तुम्हें एक लड़की की जिंदगी खराब करके? मयंक नैना को झटक कर वहां से चला गया। 1 मंथ लेटर। आज मयंक के घर पर सब लोग मुंबई से आने वाले थे और मयंक बेचैन था कि उन्हें क्या बताएगा। तभी उसे एक आवाज आई, मयंक। अरे माँ, आप आ गई। मयंक ने सबके पैर छूते हुए कहा। पर राधा जी के नजरें अपनी बहू को खोज रही थी। सब पूछने लगे तो मयंक ने कहा, वह उसकी दोस्त के यहाँ गई है। आज उसकी एक दोस्त का जन्मदिन है, तो हो सकता है वही रुके कल आए। जब मैं सुना तो सब लोग चले गए आराम करने। मयंक बालकनी के पास खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मयंक ने देखा, पीछे मुड़कर वो राधा जी खड़ी थी। मयंक, माँ कहिए, कुछ काम था? राधा जी, हाँ बात करनी थी, बैठे, आपसे कुछ पूछना था। मयंक, हाँ बोले माँ, आपको क्या पूछना है हमसे? जो आप इस वक्त आए हैं, हमारे पास इस वक्त आई है, इस वक्त तो आपको आराम करना चाहिए। आप थकी हुई होंगी, सुबह भी तो पूछ सकते थे। आप हमसे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आपको अभी पूछनी है? राधा जी, नैना कहाँ है? मयंक, यह मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वहाँ रहकर भी सब कुछ पता है। मयंक, माँ मैंने कहा ना, वह अपनी दोस्त के यहाँ पर कहीं है। और क्या पता है आपको? राधा जी, मयंक के मत सोचना, मैं मुंबई में नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यह भी पता है मयंक की नैना अभी तक इस घर में नहीं आई है। एक बार भी आप उससे मुंबई तो लेकर आए, लेकिन इस घर में नहीं। ऐसा क्यों मयंक? मैं आपके गुस्से को अच्छे से जानती हूँ, पर आप यह जान ले, अगर नैना इस घर को छोड़कर गई तो आप हमें खो देंगे, क्योंकि वह हमारी बहू नहीं बेटी भी है। इसलिए सोच समझकर अगला कदम उठाइए। हमें कल की कल हमारी बच्ची मिल जानी चाहिए। एक और बात करता है यह मयंक, जब हमने पूछा था आपसे कि आपको नैना पसंद है तो आपने कहा था कि मुझे पसंद है, तो फिर उसे इस घर में क्यों नहीं लेकर आए आप? मयंक, माँ नैना मुझे पसंद है। राधा जी, ओके, गुड नाइट, अब आप भी सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। इतनी देर तक जागना सही नहीं होता। और याद रखेगा हमने आपसे क्या कहा है करके, कल हमारी बच्ची इस घर में हमें चाहिए। राधा जी यह बोल वहां से चली गई। मयंक में कुछ कहना चाह पर राधा जी वहां से जा चुकी थी। मयंक अपने गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। मयंक, माँ उस लड़की के लिए मुझे छोड़ने की बात कर रही है, जिसको घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं। उस लड़की के लिए मुझे छोड़ देंगे? उस लड़की ने जिसने पैसों के लिए
क्या जादू कर दिया है उसने, घर में हर कोई उसी के लिए पूछ रहा है। कुछ देर शांत होने के बाद उसने फोन निकालकर कुणाल को फोन किया। अब तक मैंने आपको कुणाल के बारे में नहीं बताया ना, आइए जानते हैं कौन है कुणाल और उसका क्या रिश्ता है मयंक से। कुणाल 6 फीट हाइट, गोरा रंग, काले घने लंबे बाल जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले, एक फिट मस्कुलर बॉडी जो हर लड़की पाना चाहे, पतले और गुलाबी होठ, तीखे नैन नक्श, गुस्सा बिल्कुल मयंक जैसा और एक हंसमुख लड़का। कुणाल की फैमिली में कोई नहीं है और वह बचपन से मयंक के साथ ही रहा है। वह मयंक का बचपन का दोस्त है, वह भी मयंक के साथ रहता है। वह मयंक के सेक्रेटरी का काम करता है और संभालता भी है। मयंक उसे ना तो अपना दोस्त ना सेक्रेटरी बल्कि भाई मानता है और एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर मयंक सबसे ज्यादा भरोसा करता है अपनी फैमिली के बाद। कुणाल जी भाई बोले, कुछ काम था क्या जो आपने इस समय फोन किया? मयंक हाँ कुणाल, नैना के बारे में पता लगाइए, मुझे अगले 1 घंटे के अंदर नैना का पता चाहिए। वह क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, सब कुछ। कुणाल जी भाई हो जाएगा, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वह क्या कर रही थी। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 1 घंटे के बाद मयंक कार चला रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन कुणाल का था, उसने देखते ही फोन उठा लिया। कुणाल सर सॉरी भाई, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चला। वैसे भी वह अपने दोस्तों के साथ नहीं रहती है, ना उनसे कोई बात करती है। जहाँ पर पहले रहती थी वह घर भी छोड़ दिया है। वह अब किसी से बात नहीं करती है, सबसे बात करना छोड़ दिया उन्होंने, ना वे किसी के टच में है। मयंक ने यह सुना तो गुस्से में अपना फोन कट कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ उसकी माँ जो उससे रिश्ते तोड़ने की बात कर रही थी और एक तरफ नैना जिससे वह नफरत करता है, बेहिसाब नफरत, वह भी मिल नहीं रही थी। कुछ ही देर में मयंक एक रेस्टोरेंट में गया था। आखिर वह काफी थक गया था। नैना को ढूंढते हुए वह काफी देर से ड्राइव कर रहा था। वो रेस्टोरेंट पहुंचकर कुणाल को मैसेज कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी और उसके हाथ रुक गए कुणाल को मैसेज करते हुए। लड़की एक्सक्यूज मी सर, यू वांट समथिंग। ये मीठी सी आवाज एक लड़की की थी। मयंक ने जैसे ही उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, तभी आगे से एक आवाज आई, यस आई वांट समथिंग। वो लड़की उसकी तरफ चली गई। मयंक ने जब उसका चेहरा देखा तो हैरान था, वह कोई और नहीं नैना थी। वह नैना को यहाँ देखकर हैरान था कि वह उसके पापा की कंपनी में जॉब करती थी, उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे, लेकिन अब वहाँ क्या कर रही हूँ, वहाँ पर एक वेटर की जॉब कर रही हैं। यह तो काफी हैरान था। नैना उस आदमी के पास गई और मेन्यू कार्ड पकड़ाने लगी तो उस आदमी ने नैना को अजीब नजरों से देखते हुए का बोला, काफी खूबसूरत है आप। नैना सर थैंक यू नहीं, मेन्यू लिस्ट। तुम्हें यह जॉब नहीं करनी चाहिए, तुम यह मेरा नंबर रख लो, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, उस आदमी ने कहा। नैना नो, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मुझे और कोई जॉब नहीं करनी है। नैना यह बोलकर जाने लगी तो उस आदमी ने नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना ने तुरंत है उस आदमी का हाथ झटक दिया। तभी एक लड़की आई जो वहां पर काम करती थी। सर आप मेरी जॉब लगवा सकते हैं, यह उस जॉब के लिए लायक नहीं है। आदमी क्यों, यह इस जॉब के लिए लायक क्यों नहीं है, क्या कमी है इसमें? लड़की अरे सर, इसके पति ने शादी के दूसरे दिन ही इसे छोड़ दिया था, अब आप ही बताइए इसमें कोई कमी नहीं होती तो वह ऐसा क्यों करता, इसमें कोई कमी होगी जभी तो इसके पति ने ऐसा क्या है इसके साथ। नैना ने जब उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसको रोना आ गया, उसकी आंखें अपने आप बरस पड़ी। आदमी ओ तो आप एक छोरी हुई औरत है, बुरा लगा सुनकर आपके बारे में, वैसे अगर आप आना चाहती हैं तो आ सकती हैं हमारे पास, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। सिर झुकाकर खड़ी थी वह, कुछ भी नहीं बोल रही थी, वह सारी बकवास सुन रही थी जो वह आदमी को लड़की बोल रहे थे।
मयंक यह सब सुन रहा था, अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुका था यह सब। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, उठने ही वाला था कि तभी कोई वहां आया और नैना के पास गया और उस लड़की को घूरा तो वहां से चली गई। उसने उस आदमी से कहा, सर आपकी वाइफ आई है बाहर और काफी गुस्से में लग रही है। उस आदमी ने जब यह सुना कि उसकी वाइफ आई है बाहर और काफी गुस्से में है तो वह घबराकर बाहर की ओर भागा। आरव भाई आप, नैना ने कहा। आरव, अब मुझे तुमसे बात करनी है सी बात, और तुम मेरे साथ चल रही हो अभी, और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी चाहिए। नैना, ओके मुझे वहां का ऑर्डर लेना था, मैं अभी आई। नैना मयंक के पास जल्दी से गई और बोली, सॉरी सर मैं लेट हो गई हूँ, आप बताइए क्या लाऊं आपके लिए। लेकिन नैना ने जब अपना सर झुकाकर मयंक के चेहरे को देखा तो उसके हाथ से नोटपैड और नीचे गिर गया, उसका शरीर डर से कांपने लगा। तभी आरव आया और बिना मयंक की ओर देखे नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा और दूसरी लड़की से ऑर्डर लेने के लिए बोल दिया। आरव नैना को बगीचे में ले आया और बोला, खामोश क्यों थी आप उस आदमी के सामने, उस आदमी ने आपके साथ बदतमीजी की और खामोश थी आप तो ऐसे कभी खामोश नहीं रहती थी नैना। नैना, वह आदमी सच ही तो बोल रहा था कि आखिर मैं छोड़ी हुई औरत हूँ। कौन सा झूठ बोला उसने, जो मैं उससे लड़ती सच कड़वा जरूर होता है, उसे झूठा नहीं ठहराया जा सकता, ना उसके लिए लड़ाई की जा सकती है, जो सच है वही बोल रहा था वो आदमी। ये बोल नैना ने आरव को अचानक से गले लगा लिया और फफक कर रो पड़ी। आरव, नैना नैना क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो बताओ मुझे। नैना, भाई मैंने खुद को बहुत रोका रोने से, पर मैं खुद को और नहीं रोक पाए रोने से, यह बोल वह फफक कर रो पड़ी। आरव, देखो नैना नैना देखो, शांत हो जाओ, रोने से क्या होगा, क्या तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लोग तुम्हें ताने देने बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो क्यों रो रही हूँ। नैना, भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आज मैंने मयंक को भी देखा रेस्टोरेंट में। आरव ने नैना को शांत कराया और बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तुम्हें यह जॉब नहीं करनी चाहिए, तुम दोबारा पहले वाली लाइफ क्यों नहीं जीती अपने दोस्तों के साथ, बस यह समझ लेना कि मयंक तुम्हारी लाइफ में कभी आया ही नहीं था। नैना, मैं उन तीनों को परेशान नहीं करना चाहती, वैसे ही बहुत परेशान हुए हैं मेरे लिए, मैं परेशान नहीं करना चाहती उन्हें। आरव, ओके रुको मैं अभी आया। नैना को ठंड लग रही थी, तभी उसे पीछे से आरव ने एक शॉल उड़ा दिया और उसके सामने एक केक रख दिया और बोला, और चलो हम केक काटते हैं। नैना, केक हम नहीं खाएंगे भाई, आप खा लीजिए। उसके बोलने पर आरव ने उसे जबरदस्ती केक खिलाते हुए कहा, कैसे नहीं खाओगी, हम भी देखते हैं। उसे गुदगुदी करते हुए बोला, अरे मेरी बहना, आप सेड सेड अच्छी नहीं लगती है, आपको तो हम हंसा कर ही रहेंगे। नैना, नहीं भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अंकल से शिकायत कर देंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। बाहर मयंक खड़ा था, यह सब देख रहा था, उसने यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वह काफी दूर ही खड़ा था, इसलिए उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो वह यह सब देखकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नैना, ओके भैया अब मैं चलती हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया है। आरव, अरे रुको, अकेली कहाँ जाओगी, मैं छोड़ देता हूँ। नैना, नहीं भैया मैं चली जाऊंगी, आपके परेशान होते हैं मेरी वजह से। आरव, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई है। अकेली। नैना, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप यही रुकिए, मैं चली जाऊंगी। आरव, ओके मेरी बहना, ध्यान से जाना। इधर नैना मुस्कुराते हुए सड़क पर जा रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उससे अपने साथ लेकर जाने लगा। नैना ने उस आदमी को देखा तो वह कोई और नहीं मयंक था। नैना, छोड़े छोड़े हमारा हाथ, प्लीज जाने दे अब हमें, प्लीज अब क्यों आए आप, आपने तो हमें छोड़ दिया था ना, आप तो हमें डिवोर्स देने वाले थे, जब हमने आपको कितना रोका था कि हमें ना छोड़े, आप अब क्यों आए हैं।
यहाँ पर अब क्या काम आ गया, आपका तो बदला पूरा हो गया था ना हमारी जिंदगी बर्बाद करके। मयंक तो वैसे ही गुस्से में था। आरव और नैना को साथ देखकर नैना की बात सुनकर वह और गुस्से में आ गया। उसने नैना को कार में बिठाया और तेजी से लेकर चला गया। नैना डोर खोलने की कोशिश कर रही थी पर कार का डोर लॉक था। मयंक नैना की यह सब हरकत देखकर और तेजी से कार चला रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नैना उससे और ज्यादा डर रही थी। उसने एक सुनसान जगह पर कार रोकी और कार से बाहर आकर उसमें कोट को उतारकर वहां पर रख दिया। अपनी टाई को ढीला कर अपनी शर्ट की बाजू को खोलकर मोड़ने लगा और नैना को जबरदस्ती कार में से निकलकर भाग ले आया। नैना उससे हाथ छुड़ाने लगी पर मयंक के पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी। नैना ने उससे किसी तरह हाथ छुड़ाना पर मयंक की पकड़ उतनी ही मजबूत थी। नैना ने उससे किसी तरह हाथ छुड़ाकर उससे दूर हो गई और बोली, क्या बदतमीजी है यह, जब आपको हमसे कोई मतलब नहीं है क्यों लाए हैं आप हमें या। मयंक ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, कौन था वह जिससे तुम बात कर रही थी और वह तुम्हें छू भी रहा था। नैना मयंक के कुछ कहने से डर गई थी। सेना, आपसे मतलब और छोड़े, हमें किसने हक दिया आपको कि इस तरह से छूने का, समझ नहीं आता आपको, दूर रहे हमसे। मयंक, बीवी को तुम मेरी आई बात समझ में और आज इसी वक्त में तुम्हें घर ले जाने आया हूँ और तुम मेरे साथ अभी चलोगी, आई बात समझ में तुम्हें। नैना, आपने तो उस दिन यह रिश्ता खत्म कर दिया था और आज ही आप इस रिश्ते को जोड़ने आए हैं, किस हक से। मयंक, हाँ, आज मैं ही इस रिश्ते को जोड़ रहा हूँ। यह सब मयंक ने कहा तो नैना का गुस्सा फट पड़ा। नैना, समझ के क्या रखा है आपने कि मैं एक खिलौना हूँ आपकी, जब आपका मन क्या खेल लिया, जब आपका मन क्या फेंक दिया। एक बात अच्छी तरह से समझ ले और अपने दिमाग में भी डाल ले, आप दूर रहे आप हमसे और हमारी जिंदगी से। मयंक, तुम मेरी जिंदगी वीरान कर कर अंधेरा कर खुद की जिंदगी को खुशहाल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। नैना, ओह, मैंने आपकी लाइफ कब खराब की, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। मयंक सिंघानिया, मैंने आपकी लाइफ खराब की है, जबकि आपने मेरे लाइफ खराब की है। उस दिन मेरे साथ और फिर शादी और जब आप हमें लेने आए थे उस दिन की बदतमीजी और फिर ब्लैकमेल, उसके बाद शादी और फिर बीच राह में छोड़ देना। तो बताइए मयंक सिंघानिया, किसने किसकी लाइफ खराब की है यह आपको भी अच्छी तरह पता है। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाए पर आपने। सच तो ये है कि आपके साथ कोई लड़की रह ही नहीं सकती, शायद इसी वजह से आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की, वरना कोई और होती तो मेरी तरह कप का निकाल फेंक देती। क्यों मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जाती, बहुत हो चुका आपका, अब मैं मजबूर नहीं हूँ और आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। और यही तो चाहते थे ना आप कि मैं एक छोरी हुई औरत कहलाती, तब क्यों ले जा रहे हैं आप अब आप हमें, और कौन सा दर्द बचा है जो आप हमें देना चाहते हैं। मयंक ने जब ये सब सुना तो नैना को वही छोड़कर कार लेकर जाने लगा। नैना ने जब मयंक को जाते हुए देखा तो कहा, तलाक के पेपर भिजवा दीजिएगा, हमें साइन करने हैं, वो भी जल्द से जल्द। मयंक वहां से चला गया। उसने नैना की सारी बातें सुनी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, हमारा तलाक अब कभी नहीं होगा। नैना, तुमने मेरे अतीत को उभार कर बहुत बड़ी गलती की है। वादा करता हूँ तुमसे और खुद से, 2 घंटे के अंदर तुम मेरे कमरे में होंगी। मयंक खुद से ही बोले जा रहा था। नैना का मयंक के घर आना। इधर नैना गुस्से से और डर से कांप रही थी, वो टूट चुकी थी और घुटनों के बल पर वहीं बैठ गई। नैना, क्यों हम जैसे आपको और आपके दिए हुए दर्द को भूलने लगते हैं तो आप हमें दोबारा याद दिला देते हैं। सोच लिया था हमने कि इस रिश्ते को हम निभाएंगे, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, पर आपने ही इस रिश्ते को तोड़ दिया था। समझ नहीं आता कि क्या बिगाड़ क्या दिया है हमने आपका जो आप हमें इतना नापसंद करते हैं। आखिर गलती क्या है हमारी।
हमारी मांग में अभी भी आपके नाम का सिंदूर है, गले में अभी भी आपके नाम का पहनाया हुआ मंगलसूत्र है, जो हम चाह कर भी उतार नहीं पा रहे हैं। हम चाह कर भी इसलिए नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे पवित्र रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहते जो आपने बना दिया है। नैना रोए जा रही थी क्योंकि एक बार फिर से उसके जख्म ताजा हो चुके थे। इधर मयंक शावर के नीचे खड़ा था और खुद से ही गुस्से में बोले जा रहा था। मयंक, तुमने आज बहुत बोल दिया है नैना, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब तक तो कुछ नहीं किया था, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी ने नर्क बना दूंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे अंदर अपने नाम का इतना खौफ पैदा कर दूंगा कि तुम मेरे नाम से भी कपोगी। तुम्हें जिंदा लाश बना दूंगा मैं तुम्हें। नैना ने एक कैब बुक किया और उस कैब ड्राइवर को लोकेशन बताकर कैब में बैठ गई। नैना अपने सीट से टिककर आज जो कुछ किया उसके साथ वह सब सोचने लगी। कुछ देर बाद नैना ने अपना फोन निकाला और आरव को कॉल करने लगी, पर अचानक से उसके फोन का नेटवर्क चला गया। नैना, ये नेटवर्क कैसे तुरंत चला गया? आदमी, मैम इस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है। नैना, क्या कौन सा एरिया है यह, कहाँ लेकर आए हैं आप? हमें यहाँ की लोकेशन तो नहीं दी थी आपको मैंने, नैना ने बाहर झांकते हुए कहा। आदमी, यहाँ मैम फोन जैमर जगह जगह पर लगा है और हमें लोकेशन यह है कि मिली थी, इसलिए हम आपको यहाँ लेकर आए। लीजिए मैम, पहुँच गई आप जो लोकेशन हमें मिली थी। नैना कैब से उतरी तो एक बहुत बड़े से आलीशान घर के सामने खड़ी थी। तभी अंदर से एक आदमी आया और कैब वाले को पैसे दिए और एक औरत आई जो नैना को अंदर ले जाने लगी। एक नैना उससे खुद को छुड़ाने लगी तो आदमी ने गन नैना के सिर पर पॉइंट कर दिया और चलने का इशारा किया तो नैना उसके साथ चल दी। वह दोनों नैना को एक कमरे में ले गए और वहां से चले गए। नैना ने देखा तो एक आदमी हाथ में सिगरेट लिए हुए पीछे मुंह कर कर खड़ा था, जिससे नैना को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस शख्स ने रोबदार आवाज में कहा, वेलकम इन द हिल मिसेज मयंक राय सिंघानिया। नैना ने आवाज सुनी तो शौक थी। नैना, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मयंक, हाँ मैं, और आज से आप यही रहेंगी। नैना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बाय, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नैना यह बोल दरवाजा खोलने लगी तो दरवाजा बाहर से बंद था। नैना ने बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। मयंक, सुना है तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है। नैना, जाने दे हमें, और क्या किया है आपने हमारे घर वालों के साथ? मयंक, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे घरवालों के साथ। तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब है तो तुम बात करके श्योर हो सकती हो। नैना ने घबराकर और जल्दी में फोन लेकर बात करने लगी। नैना, हाँ मम्मी, दादाजी को क्या हुआ है, वह ठीक तो है ना? अचानक से उनकी तबीयत खराब कैसे हो गई? गायत्री जी, हाँ वह ठीक है, डॉक्टर ने कहा है, बस किसी तरह की चिंता ना करें। बेटा, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। नैना वही बेसुध सी खड़ी रह गई और फोन कट गया। मयंक, फैसला हमारे हाथ में है। तुम दादाजी को यह खुशखबरी बताकर आराम से मौत दे सकती हो कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, या मेरे साथ रहकर जिंदगी दे सकती हो। नैना एक बार फिर से मयंक के जाल में फंस चुकी थी और मजबूर हो चुकी थी मयंक के साथ रहने के लिए। मयंक, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे साथ नहीं देती है, अब तुम मजबूर हो चुकी हूँ। मेरे पास आने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। नैना, हैवान है आप, क्या कर रहे हैं? यह सब प्लीज भगवान के लिए बख्श दे, हमें मत करिए हमारी जिंदगी खराब। मयंक ने नैना के हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, हैवानियत तो अभी तक शुरू भी नहीं किए। नैना ने चिल्लाते हुए कहा,
दूर रहे आप हमसे, आप कोई बात दूर से भी तो बोल सकते हैं। मयंक ने नैना की कमर को कस कर पकड़कर अपने पास लाते हुए बोला, ईश हमें दूसरों की तेज आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और याद तो होगा तुम्हें उस दिन मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ और तुम कुछ भी नहीं कर पाई थी, तो अब तो तुम मेरे रूम में हो, सोच लो तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मयंक यह सब बोलकर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से पकड़कर उसके गालों को छूते हुए बोला, और हाँ, यह बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना के बाद तुम्हारी और हमारी, हम दोनों के बीच है, तो इसमें किसी तीसरे को लाने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। और हाँ, जब तक तुम मेरी शर्तों पर चलोगी तब तक तुम केवल इस घर की बहू रहोगी, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे केवल गुस्सा दिलाया उस दिन मैं तुमसे तुम्हारे पति होने का हक मांग लूंगा, नहीं छीन लूंगा, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। नैना लगातार उसकी पकड़ से छुटने की कोशिश कर रही थी, तो मयंक ने उसे अपने और करीब लाते हुए बोला, और हाँ, इस घर को तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम वो सब करोगी जो एक जिम्मेदार बहू करती है। अब तक नैना मयंक के इतने करीब होने पर सहर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मर्थक, मेरे छूते ही तुम रोने क्यों लगती हो? मर्थक ने उस पर पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, ओह दर्द होता है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे मत कहना, और तुम मेरे रूम में नहीं इस बालकनी में रहोगी और घर से बाहर जाना बंद, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये तुम अच्छे से जानती हो, ये बालकनी ही तुम्हारी दुनिया होगी। मयंक ये बोल वहां से चला गया। नैना आज फिर फंस गई थी मयंक के जाल में, वो आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। फैमिली टाइम। सुबह का वक्त। नैना तैयार होकर नीचे आई तो उसने घर को गौर से देखा, काफी बड़ा था, बिल्कुल जैसा उसमें टीवी पर देखा था। उस घर में एक अलग सी बिरानी थी, वहां केवल एक ही रंग दिख रहा था, वह भी काला। ना तो उस घर में बाहर से दूर पाती है और ना ही चहल पहल थी। उसने देखा कि दादी माँ मंदिर में थी, माँ ही फोन में बिजी थी, दादाजी और रजत जी बाहर योगा कर रहे थे। वह किचन में गई तो देखा राधा जी कुछ काम कर रही थी। नैना को डर लग रहा था, अगर वह राक्षस है तो उसके घर वाले ना जाने कैसे होंगे। नैना उनके पास गए और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी जी। राधा जी ने गुस्से में कहा, तमीज नहीं है कि मुझसे कैसे बात करते हैं। नैना सहम गई, अगले ही पर उन्होंने नैना को गले लगाकर कहा, ये एक छोटी सी पनिशमेंट थी जो आपने इतने दिनों तक याद नहीं किया, और मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ, बोलो मुझे आई बात समझ में। नैना, सॉरी आंटी जी, मेरा मतलब है माँ जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राधा जी, गुड, लेकिन ये जी हटा दो। नैना, बेटा केवल माँ बोलो। ये बोल वो चाय ले जाने लगी तो नैना ने कहा, किसके लिए ले जा रही है, आप में ले जाओ। राधा जी, ओके, तो ये ले जाकर दादी माँ को दे दो। नैना चाय लेकर दादी के पास गई, उन्हें चाय देकर वो जाने लगी तो दादी ने उसे अपने पास बैठने को कहा तो नैना बैठ गई। मिली है। नैना ने उनसे कहा, तो मैं आपकी एक हेल्प करूं? दादी, बिटिया ये सफर में थक जाना पड़ता है, अब जाके राहत। दादी, कैसे नैना बेटा? नैना अपनी चेयर से उठ गई, दादी के पास गई और उनके पैरों के उंगलियों को हल्के हाथ से दबाने लगी। दादी, ये क्या कर रही हो? नैना बेटा, इसके लिए नौकर है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? नैना, कोई ना दादी, आप भी तो मेरी दादी की तरह हो, मैं अपनी दादी की थकान भी ऐसे ही दूर करती थी। थोड़ी देर बाद उनकी थकान बिल्कुल ही चली गई। दादी, क्या किया आपने ऐसा? नैना बेटा, जो मेरी थकान बिल्कुल ही दूर हो गई। नैना ने कहा, वो मेरी एक दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट है, उसी से सिखा है। ओके दादी, मैं अभी आती हूँ। वो गार्डन में गई जहाँ दादाजी और रजत जी योगा कर रहे थे। रजत जी, अरे बेटा, आ गई आप। नैना, जी अंकल, आई मीन पापा। नैना, दादाजी, आप क्या मोटा होना चाहते हैं?
क्या आपको अच्छी मिठाई नहीं खानी है? नैना, दादाजी अगर आप योगा करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे और जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिट रहेंगे साथ में गुड लुकिंग भी रहेंगे। दादाजी, अच्छा तो फिर तो योगा होना और भी जरूरी होगा। तभी माही ने पीछे से आते हुए कहा, हाँ दादू, फिर मैं और भाभी आपकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर लेंगे और पोस्ट करेंगे। दादाजी दोनों की बात पर मुस्करा दिए। तभी उन्होंने दादी को उनकी तरफ आते हुए देखकर कहा, अरे सुंदर जी, धीरे धीरे चलो, वरना पैरों में मोच आ जाएगी और फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। दादी जी, हमारे घर में ही डॉक्टर हैं, तो बुलाएं ही क्यों, हमें क्या जरूरत पड़ी है पास है डॉक्टर बुलाने की। दादाजी, हमारे घर में ही कौन है जिसे हम नहीं जानते, बताइए हमें भी जरा उसके बारे में। दादी जी, अरे है ना नैना, मेरा पैर सुबह ही ठीक किया है उसने, अरे वो फिजियोथेरेपी भी जानती है। दादाजी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हमें बाहर से डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दादी जी पास की चेयर पर बैठते हुए बोली, अब बताऊंगी अपनी सहेलियों को, अपने पोते की बीवियों को लाकर बहुत ज्यादा भाव मारती थी ना, अब दिखाऊंगी कि उन्हें मेरी छोटी बहू किसी से कम नहीं है। इस बात पर सब हंसने लगे कि तभी मयंक ने पीछे से आते हुए कहा, बड़े दिनों बाद सब ऐसे हंस रहे हैं, क्या बात है मुझे भी बताइए जरा। नैना ने जब मयंक को वहां आते हुए देखा तो वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद आज नैना की पहली रसोई थी और सब खाना खा रहे थे और तारीफ किए जा रहे थे। तभी मयंक आ गया और खाना खाते हुए बोला, वहाँ माँ आपने खाना बनाया है आज। दादी जी कहते हैं, अगर पति को अपनी बीवी के हाथ के खाना से माँ के बने खाने की याद आती है तो दोनों हमसफर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और दोनों में प्यार भी बढ़ता है। सबने नैना को शगुन दिया। मयंक वहां से जाने लगा तो दादी ने कहा, तू कहाँ जा रहा है, चल पहले शगुन दे नैना को। मयंक, मैं भी, मुझे भी देना होगा क्या? माही, बताइए क्या चाहिए आपको भाभी? नैना ने वहां से ग्लास किचन में ले जाते हुए कहा, कुछ नहीं चाहिए हमें माही। सबके जिद करने पर नैना ने कहा, हमें कॉलेज जाना है, बस हमें यही चाहिए। मयंक ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। माही, क्या भाभी, यह तो आपको वैसे भी मिल जाता, इसे मांगने की क्या जरूरत थी, कुछ अच्छा सा मांगा होता। रात का वक्त नैना बालकनी में गई तो देखा कि वो जगह काफी साफ सुथरी थी। वहां पर कई सोफे पड़े थे, एक सीमेंट का चबूतरा था जिस पर एक गधा और पिलो था, वह देखने में बिल्कुल बेड की तरह था। कई सारी लताएं और फूलों के पेड़ थे। जहां पर चबूतरे का बेड था उस पर छत था और पास ही एक झूला था। नैना वहां गई और सो गई। सुबह का वक्त नैना ने करवट बदली और धीरे से अपनी आंखों को खोला और बंद कर लिया, लेकिन फिर उसने तुरंत आंखों को खोलना और बिस्तर से उतरने लगी। तभी मयंक ने उसके साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और बोला, गुड मॉर्निंग मैसेज मयंक राय सिंघानिया। नैना ने उससे अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ा लिया। उसकी धड़कन काफी तेज हो गई थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। एक मयंक, डर क्यों रही हो स्वीटहार्ट, अपने पति से कौन डरता है भला? नैना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मयंक, अब मैं अपनी पत्नी के पास नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा, बताना जरा। नैना, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं केवल इस घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी नहीं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मयंक, हाँ कहा तो था कि तुम केवल इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी नहीं, पर शायद तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी। तुमने मेरी पत्नी के होने के नाते सबके सामने कॉलेज ले जाने को कहा ताकि मैं मना भी ना कर पाऊं, जबकि मैंने क्या कहा था तुम्हें कि तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। अब मैंने अपना फर्ज निभाया तो मेरा भी तो हक बनता है ना तुम्हारे अपर। नैना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मयंक उसके और ज्यादा करीब आ गया। उसने जबरदस्ती मैं माँ का हाथ पकड़कर उसे एक रिंग पहना दी। मैंने उससे हाथ छुड़ाने लगी पर मयंक रिंग पहना चुका था। मयंक, यह रिंग उतरने नहीं चाहिए समझी वरना। नैना उससे दूर हुई और वहां से चली गई। मर्थक ने खुद से ही कहा, अभी तो शुरुआत है नैना, तुम्हारे लिए कॉलेज भी किसी को टॉर्चर से कम नहीं होगा। दोनों तैयार होकर साथ में नीचे आ गए। मयंक, पापा मैं नैना को कॉलेज लेकर जा रहा हूँ, और नैना को अपने साथ लेकर चला गया। सभी साथ में बैठे थे। दादी जी, चाहे कुछ भी हो दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही थी साथ में, भगवान इनकी जोड़ी को ऐसी बनाए रखे हमेशा। माही, हाँ दादी लेकिन। राधा जी, लेकिन क्या माही? माही, आप सबको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे किसी खूंखार शेर के साथ एक बेचारी हिरनी को जबरदस्ती एक खूंटे में जबरदस्ती बांध दी गई हो? उसकी इस बात पर सभी सहमत हैं। तो अब क्या करेगा मयंक कॉलेज में? क्या मैना के लिए कोई और मुसीबत खड़ी करने वाला है? मयंक आगे जाने के लिए सुनते रहे फोर्सफुली विवाह।